Hello friends, welcome to Vers Tutorials Education. It is a platform to educate yourself. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक प्रोग्राम जिसका नाम है स्टार्ट सेशन प्रोग्राम यानी कि SSP। इस प्रोग्राम में हम लोग आप लोगों को आपके हर स्टैंडर्ड के हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर की वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम अब तक आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं आपके क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के मैथमेटिक्स और साइंस दोनों के फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस और साथ ही क्लास 9th और क्लास 10th के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस को। तो अगर आप इनमें से कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपने अभी तक भी वर्स ट्यूटोरियल्स एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। तो देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट को, जिसमें हम पढ़ेंगे उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है, जो कुछ मैटर है उस सब को हम पढ़ेंगे। जैसे चाहे वो एक आइस हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो वाटर वेपर हो, यानी कि चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैसेस फॉर्म में हो, अगर वो मैटर है तो उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मैटर क्या होता है। तो हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर दरअसल हर वो चीज है इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे यूनिवर्स की जो कि मास रखती हो और स्पेस घेरती हो। मतलब कि जो जगह घेरती है वो चीज मैटर है और उस चीज के अंदर मास होना भी जरूरी है। नेचुरल बात है, अगर उसके अंदर मास है तो वो जगह घेरेगी ही, और अगर वो जगह घेरती होगी तो जरूर उसके अंदर मास भी होगा। इसमें बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं, चाहे वो बॉटल्स ही क्यों ना हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो कोई बॉल हो, चाहे वो क्लाउड ही क्यों ना हो, रेन ड्रॉप्स ही क्यों ना हो, वो सभी क्या है, मैटर है, क्योंकि वो सभी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और साथ ही उनमें मास होता है। तो अब जानते हैं कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है मैटर मास रखता है और स्पेस घेरता है, वही जो हमने उसकी डेफिनेशन में कहा था। साथ ही मैटर की एक और प्रॉपर्टी है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस स्टडी के अंदर, कि मैटर जो होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। वो जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और वो जो मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे एटम्स से मिलके बना होता है। यहाँ पे हम मॉलिक्यूल और एटम तक की स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसको पार्टिकल या मॉलिक्यूल के तौर पर ही समझेंगे। तो मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। साथ ही उसकी जो थर्ड और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तो आपने जाना ही होगा। साथ ही क्योंकि हमारे साइंटिस्ट हर बार इसके ऊपर स्टडी करते रहते हैं और नई नई खोज करते रहते हैं, तो उसके बाद 2 ऐसी स्टेट भी डिस्कवर हो चुकी है जिनका नाम है प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दोनों की दोनों फॉर्म भी किसी मैटर के अंदर पाई जा सकती है, तो इन्हें भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक्सपर्टली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैसे हम ये जानें कि मैटर के अंदर मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो हम जानेंगे कि मैटर है मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। तो मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है और हमारे पास एक बलून भी है जिसके अंदर हवा नहीं भरी है। अगर हम वो बलून इस ग्लास में डालें तो आसानी से डल जाएगा, जबकि अगर हम उसी साइज का एक और ग्लास लें और उसी बलून के अंदर हवा भर दें और उस बलून को इसके अंदर डालने की कोशिश करें तो क्या होगा, वो बलून इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि जो एयर हमने इसके अंदर भरी है वो एक मैटर है, क्योंकि उसने इस बलून के अंदर बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है जो अब इस ग्लास के स्पेस से बड़ा हो गया है। साथ ही हमें एक और बात इससे पता चली है। वो क्या पता चली है वो हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम इस खाली बलून का वेट निकालने की कोशिश करें तो वो 5 से 8 ग्राम तक आ सकता है।
और अगर हम इस बलून के अंदर हवा भरने के बाद उस वेट को देखें तो वो वेट 15 से 20 ग्राम हो सकता है। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि हवा भरने से इस बलून का जो वेट है वो 10 टू 12 ग्राम्स बढ़ चुका है। इसका मतलब ये 10 टू 12 ग्राम्स क्या है, इस बलून के अंदर भरी हुई हवा या गैस, वही उसी का ये वेट है, वही वो चीज़ है जो कि एक मैटर है। तो मैं आपको यहाँ पे गैसेस स्टेट के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप नेचुरल लाइफ में सॉलिड और लिक्विड के एग्जांपल बहुत सारे देखते हैं, लेकिन गैस के एग्जांपल बहुत कम देखते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको आज गैस के एग्जांपल इसको समझाया है। तो अब हम ये जानते हैं कि मैटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो देखते हैं कि मैटर के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनसे वो बना होता है। वो सबसे पहला जो हम इसमें एग्जांपल लेंगे वो किसी सॉलिड का लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, अगर मैं इसके छोटे से पार्ट को मैग्नीफाई करके देखूं तो मुझे दिखाई देगा इसके अंदर बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत साथ साथ लगे हुए हैं, एक दूसरे से चिपके चिपके हुए लगे हुए हैं। साथ ही अगर मैं किसी और एग्जांपल को लूँ, जैसे मैं एक ग्लास में कोई लिक्विड भर लूँ और उसको मैग्नीफाई करके देखूं तो वो मुझे दिखाई देगा कि उसके जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड की तरह तो चिपके हुए नहीं है, लेकिन हाँ वो कुछ हद तक चिपके हुए हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ स्पेस भी है। साथ ही अगर मैं एक एग्जांपल गैसेस स्टेट का ले लूँ तो गैस के लिए कोई भी बलून जिसके अंदर गैस भरी हो, उस गैस के मैं मॉलिक्यूल्स को अगर ओपन करके देखूं तो मैं उसमें पाऊंगा कि वो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, लेकिन ये बात कंपलसरी तीनों ही स्टेट में है कि तीनों ही चीजें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि इन पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैसे हम इन पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। तो देखते हैं कि इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ये है कि पार्टिकल जो होता है उनके बीच में स्पेस होता है, मतलब एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में एक स्पेस होता है। जैसा कि आपने पीछे पिक्चर्स में देखा ही होगा कि हर पार्टिकल के साथ दूसरे पार्टिकल को अटैचमेंट होने के बावजूद भी एक स्पेस बरकरार रहता है। साथ ही जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इन पार्टिकल्स की होती है वो ये है कि ये लगातार मूव करते रहते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा हो कि अगर हम कोई आयरन रोड एक तरफ से गर्म करना शुरू करें तो धीरे 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 वो आयरन रोड पूरी ही गर्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि उसके जो पार्टिकल्स गर्म हुए थे वो धीरे धीरे पीछे हटते रहते हैं और ठंडे पार्टिकल उधर जाते रहते हैं, जिससे वो सारा का सारा हीट दूसरी तरफ आ जाता है, पार्टिकल मूव करके आता है। साथ ही अगर आप आयरन का एग्जांपल ना भी ले तो जो आपकी साउंड है, साउंड भी एक जगह से दूसरी जगह तभी जाती है जब एयर मॉलिक्यूल्स, एयर पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। साथ ही इसकी जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो उन पार्टिकल्स के बीच में उन लोगों को जोड़ने का काम करता है वो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि एक दूसरे को खींचने वाली ताकत। और हर एक फॉर्म के अंदर ये ताकत होती है, कम या ज़्यादा लेकिन होती है। इसी वजह से वो एक मैटर बना रहता है, उसका एक पार्टिकल, एक स्पेस जो है वो घेरे रखता है। तो अब हमें ये तो पता चला कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है। अब हमें ये जानना है कि मैटर के स्टेट्स कौन से होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को। स्टेट्स ऑफ मैटर अगर हम देखें तो वो तीन हो सकते हैं, 1, 2 एंड 3, जिसमें जो सबसे पहला स्टेट है वो है सॉलिड स्टेट। ये स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें उसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा डेंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। इसका एक एग्जांपल हो सकता है जैसे आइस क्यूब, इसके अंदर पार्टिकल्स जो है बहुत ज़्यादा डेंस रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं। जो दूसरा स्टेट ऑफ मैटर है वो है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। इस स्टेट में जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड की कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर रहते हैं, और इसका एक एग्जांपल होता है वाटर। उसके साथ ही अगर हम स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं तो तीसरा स्टेट जो होता है वो होता है गैसियस स्टेट। इस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, मतलब ज़्यादा जुड़े हुए नहीं होते, उनके अंदर डेंसिटी बहुत कम होती है। तो इसका एक एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ स्टीम या क्लाउड, तो वो भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। तो अब देखते हैं कि कंपैरेटिवली ये तीनों स्टेट एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। तो स्टडी करते हैं इनके डिफरेंस की। वी विल स्टडी डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होता है। दरअसल सॉलिड्स
वो फॉर्म होती है, वो स्टेट होती है जिसकी एक डेफिनेट शेप हो। कोई भी सॉलिड आप ले लीजिए, चाहे वो चीनी का एक छोटा सा पार्टिकल ही क्यों ना हो, उसकी एक डेफिनेट शेप होती है जो कि चेंज नहीं की जा सकती, किसी भी कंटेनर में हम उसको रख दें। साथ ही उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है, मतलब उस चीनी के पार्टिकल को हम कहीं पे भी रखें वो उतनी ही वॉल्यूम घेरेगा जितनी उसको उसने किसी और पार्टिकल में रखी हुई झेली थी। मतलब कि अगर हम किसी चीनी के दाने को ग्लास में रखें तब भी वो उतनी वॉल्यूम लेगा, और साथ ही अगर किसी बाउल में रख दें तब भी वो उतनी वॉल्यूम लेगा। तो इससे पता चलता है कि उसके अंदर एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल सबसे पास पास होते हैं। इसी वजह से पास होते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरमोलिकुलर स्पेस की क्या कंडीशन है। अब देखिए, अगर उसके अंदर बहुत सारा फोर्स है जो उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा कम होगा। तो सॉलिड के अंदर सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, बीच में जगह बिल्कुल नहीं होती। अगर कुछ एग्जांपल देखना चाहें तो एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि आइस और वुड, सॉलिड के कुछ एग्जांपल हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लिक्विड क्या होता है। दरअसल लिक्विड्स वो स्टेट है जिसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। इसको अगर आप ग्लास में डाल दोगे तो इसकी शेप ग्लास जैसी हो जाएगी, बाउल में डाल दोगे तो बाउल जैसी हो जाएगी, किसी और कंटेनर में डालोगे तो आप उसके जैसे इसकी शेप हो जाएगी। वहीं पे अगर हम देखें इसकी वॉल्यूम की बात, तो वॉल्यूम इसकी डेफिनेट रहती है। मतलब उसने जितनी वॉल्यूम ग्लास में रहकर झेली थी उतना ही वाटर या कोई भी लिक्विड हम किसी और कंटेनर जैसे बाउल में डाल दें तो भी वो उतनी ही वॉल्यूम लेगा जितनी उसने किसी ग्लास में किसी सिलेंड्रिकल कंटेनर में ली थी। तो उसके बाद अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स की, तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है लेकिन गैसेस से ज़्यादा होता है। उसके साथ ही इसी की वजह से इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो इसमें सॉलिड से ज़्यादा होता है लेकिन गैसेस से कम होता है। और अगर हम बात करें इसके कुछ एग्जाम्पल की तो वो हो सकता है जैसे वाटर या टी, दोनों ही लिक्विड फॉर्म्स होती हैं। अब हम बात करते हैं गैसेस स्टेट की। दरअसल गैसेस स्टेट वो स्टेट है जिसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती और कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। शेप तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि जिसके पार्टिकल दूर दूर भागते हैं उसकी शेप तो डेफिनेट हो ही नहीं सकती। साथ ही मैं आपको वॉल्यूम के बारे में भी समझाना चाहूँगा। अगर हम किसी वॉल्यूम को, आपने देखा होगा सिलेंडर अगर हमारे घर में होता है, सिलेंडर में गैस भरी हुई है, वो फुल फिल्ड है, यानी कि उसकी वॉल्यूम जो है वो उतनी ही है जितना बड़ा सिलेंडर है। अगर बाय चांस वो सिलेंडर खुला रह जाता है, खुला रह जाए, बाहर उसकी गैस आ जाए, तो आपके उस पूरे रूम के अंदर वो गैस भर जाएगी, यानी कि उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। मतलब कि गैस की कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं हो सकती। जैसे कंटेनर में डालोगे उसके साथ उसकी वॉल्यूम क्या होती है, एक्सपेंड होती चली जाती है। उसके बाद हम एक और चीज़ की बात करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अब देखिए, क्योंकि इसके पार्टिकल दूर दूर हैं तो ये इसी वजह से पॉसिबल हुआ है क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। मतलब कि दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन बिल्कुल ज़्यादा नहीं करते। उसके साथ ही हमें ये बात क्लियर हुई है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अपने आप ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब लोग एक दूसरे को खींचेंगे नहीं, पास नहीं आने की कोशिश करेंगे, तो सीधी सी बात है उनके बीच में दूरी हो जाएगी, स्पेस आ जाएगा। तो यही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। तो ये सबसे ज़्यादा होता है गैसेज में। अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो वो एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे स्टीम, क्लाउड, ये सब चीज़ें इसका एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि कैसे इन स्टेट्स को हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखते हैं कि कैसे उनको चेंज करेंगे। इसे पढ़ने के लिए आप लोगों का इंटरेस्ट आएगा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको सच में लगेगा कि हाँ, हम चेंजेस ऑफ स्टेट कर रहे हैं। देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक बर्नर है और एक ट्राइपॉड स्टैंड हमने इसके ऊपर रख दिया है। उसके बाद हम एक बीकर लेते हैं जिसके अंदर आइस क्यूब भर के हम इसके ऊपर रखते हैं। कुछ देर इसको रखते हैं ताकि ये जो बर्फ है ये क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और ये किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। तो कुछ समय के बाद ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हीट देने से, टेम्परेचर बढ़ाने से जो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ है आइस वाटर में, उस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। इट इज द फ्यूजन ऑफ आइस। आइस फ्यूज होके वाटर में चेंज हुआ है। अगर हम इसको अभी भी स्टॉप से ना हटाएं तो इसको और हीट मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, तो इसके अंदर से स्टीम बननी शुरू हो जाएगी। वो स्टीम ऊपर जाके क्लाउड भी बना सकती है।
तो ये जो स्टीम बनने की प्रोसेस है इसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन। इस वेपोराइजेशन को आप लोग स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। उसके साथ ही ये जितनी भी चीज़ें मैंने अब तक आपको बताई हैं ये सभी इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे होती हैं, मतलब कि जब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा हो। अब हम इसका बिल्कुल उल्टा पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर को घटाते जाएंगे। देखिए हमने कहाँ पे एंड किया था कि हमारा क्लाउड बन चुका था। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्लाउड है, अब उस क्लाउड के लिए हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर घटा दिया है, हम ठंडक दे रहे हैं उसको। तो ठंडक देंगे तो क्या होगा कि उसमें से ड्रॉप्स गिरने लगेंगी, यानी कि रेन होने लगेगी। वो रेन नीचे आकर के लिक्विड बन जाएगा। वो जो लिक्विड बनने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये है कंडेंसेशन प्रोसेस, जिसमें कोई भी गैस टेम्परेचर कम होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है। अगर हम इसके टेम्परेचर को कम करना बंद ना करें और कम करते चले जाएं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके ये फ्रीज होना शुरू हो जाएगा और सॉलिड में बदलना शुरू हो जाएगा, तो ये सॉलिड बन जाएगा। इस प्रोसेस को, लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। ये प्रोसेस कहलाते हैं सॉलिडिफिकेशन। लेकिन दोस्तों केवल इतना ही नहीं, इसके साथ और भी चेंजेस हो सकते हैं इन स्टेट्स के बीच में। आइए अब हम उन चेंजेस को पढ़ते हैं। वी विल स्टडी द अदर वेज टू चेंज इन स्टेट, जैसे कि गैस और सॉलिड के बीच के रिलेशन की बात करते हैं। कुछ ऐसी भी एलिमेंट्स, कुछ ऐसी भी चीज़ें, ऐसी भी सब्सटेंस इस धरती पर मौजूद है जो गैस से सीधा सॉलिड में या सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होती हैं। उसकी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि पहली वो फॉर्म क्या हो सकती है। गैस से अगर कोई चीज़ सॉलिड में चेंज हो रही हो तो उस चीज़ को हम कहते हैं डिपोजिशन। देखिएगा कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो बहुत ठंडे इलाकों में जो बादल है, यानी कि गैसियस फॉर्म है, वो सीधा सॉलिड फॉर्म में बन के नीचे गिरती है। वहाँ पे बर्फ जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, तो उसे हम कह सकते हैं कि गैस सीधा सॉलिड फॉर्म में चेंज हुई है एंड इट इज नोन एज द डिपोजिशन ऑफ गैस, डिपोजिशन ऑफ स्टीम, डिपोजिशन ऑफ क्लाउड। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो सॉलिड से सीधा गैस में चेंज होते हैं, लिक्विड में नहीं होते, वो भी टेम्परेचर बढ़ाने पर। कौन सी सब्सटेंस है वो? उसमें जो सब्सटेंस है वो हो सकता है जैसे कपूर। आप अगर कभी देखेंगे जब हम कपूर को जलाते हैं तो उसमें लिक्विड फॉर्म नहीं बनती, सीधा वो गैस बन के हवा में उड़ जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो जो कपूर होता है वो सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि गैस से सॉलिड में और सॉलिड से गैस में भी चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। तो अब तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उनमें एक अच्छा टॉपिक था वेपोराइजेशन। उसी का एक टाइप है इवेपोरेशन। उसको हम पढ़ते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। दरअसल इवेपोरेशन एक टाइप का वेपोराइजेशन ही है। इसके अंदर जो लिक्विड फेस और गैसियस फेस होता है उनके अंदर जो चेंज आता है वो बॉइलिंग और ब्लॉइंग प्रोसेस के अंडर आता है। मतलब जब पानी उबलने लग जाता है उस टाइम पे वो चेंज आता है। उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि अगर आपके हाथ से कोई चीज़ इवेपोरेट होती है तो आपको ठंडक महसूस होती है। वो ठंडक क्यों होती है? वो इस वजह से होती है क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स है, जो उसके पार्टिकल्स हैं, वो एनर्जी को दे देते हैं, जिससे आपके हीट जो है आपके हाथ की वो कम हो जाती है और आपको ठंडक महसूस होती है। कभी आप अपने हाथ पे नेल पेंट रिमूवल अगर आप डालते हैं तो वो बहुत ठंडा ठंडा लगता है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि जो इवेपोरेशन प्रोसेस है उसके अंदर आपको टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो इसका एक अच्छा यूज है ये इवेपोरेशन। साथ ही कॉटन क्लॉथ्स को पहनने का भी कारण इवेपोरेशन ही है, उसको भी आपको देखना चाहिए। उससे भी आपको ठंडक इसलिए मिलती है क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन होती है। तो इवेपोरेशन को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे किसी मैटर की वो दो स्टेट्स जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। जो दो स्टेट्स जो बाद में डिस्कवर हुई थी उन्हें हम अब पढ़ने वाले हैं। उसमें जो पहली स्टेट है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा वो स्टेट है जो कि फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर भरी जाती है ताकि वो ग्लो करे। और दोस्तों एक आश्चर्यचकित बात ये है
कि ये जो प्लाज्मा फॉर्म होती है इसी की वजह से जितने भी तारे हैं और ये सन है ये ग्लो करता है। ये ग्लो केवल इसीलिए करता है क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा स्टेट मटेरियल्स मौजूद हैं, इसीलिए ग्लो कर पाते हैं, अदरवाइज ये ग्लो ना करते। ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो इसमें जो दूसरा स्टेट है उसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट है इसको हमारे इंडिया के साइंटिस्ट जिनका नाम था एस.एन. बोस ने 1920 में डिस्कवर किया था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2000 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था और इसे बना के दिखाने के ऊपर वो नोबेल प्राइज था। तो मैं आपको इसे बनाने की विधि बताने वाला हूँ। वो विधि बहुत आसान है कि अगर हम किसी गैस को किसी नॉर्मल गैस के 100,000 से डिवाइड करने पर आने वाली अमाउंट के बराबर डेंसिटी में ले आए, उस डेंसिटी में लाने के बाद उसे सुपर लो टेम्परेचर दे दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो फॉर्म बनेगी उसे कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। तो इस स्टेट को बनाना वैसे तो मुश्किल तो बहुत है, सोचने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन मुश्किल बहुत है, इसीलिए इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया होगा। तो इस चैप्टर में हमने जो जो पढ़ा है अब हम उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि मैटर क्या होते हैं, साथ ही हमने जाना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती है। हमने जाना कि मैटर के अंदर मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। साथ ही हम ये भी जान चुके हैं कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। हमने जाना कि मैटर की जनरली 3 स्टेट्स होती हैं और कैसे उन स्टेट्स को चेंज करते हैं वो भी हमने इस चैप्टर में जान लिया है। साथ ही हमने ये भी जाना कि इवेपोरेशन क्या होती है और कैसे डेली लाइफ में इसका यूज होता है। उसके बाद हमने ये जाना कि जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड और गैस है उसके अलावा भी 2 स्टेट होती हैं जिनका नाम है प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सभी हम क्लियर कर चुके हैं। अगर उसके बावजूद भी कोई क्वेरी रह जाती है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक वॉच ट्यूटोरियल्स एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी अगली वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही अगर ये इन्फॉर्मेबल है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें क्योंकि उन्हें इस टाइम पे नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब तक बस ट्यूटोरियल्स एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।